खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचकर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह किया। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से चलने वाली इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रेलवे की तारीख में ऐसा पहली बार है जब मुल्क को एक साथ 5 ट्रेनों का तोहफा मिला है। इन 5 नई ट्रेनों के चलने के बाद मुल्क में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की तादाद 23 हो गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के इफ्तिताह के बाद पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में मुनक्किद मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पहली बार स्टेज से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक घर 2 कानूनों से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आज भोपाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए बयान को लेकर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को आर्टिकल 29 समझने की जरूरत है। पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? 1 नेशन, 1 इलेक्शन, 1 टैक्स, 1 लॉ, 1 कल्चर, 1 रिलीजन, 1 आइडेंटिटी, और अब तो 1 फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे, और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, मोदी साहब करेंगे, अभी सर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से मीटिंग की। इस मीटिंग में पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, रियासती इंचार्ज माणिकराव ठाकरे, रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी और दीगर सीनियर लीडर शामिल रहे। आपको बता दें कि इस साल के इख्तिताम पर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुई इस बैठक में तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों और तंजीम साजी पर तबादला ख्याल किया गया। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत गुज़िश्ता रोज से उदयपुर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर के बलीचा में किसान महोत्सव को खिताब किया। यहां सीएम गहलोत ने कहा कि 25 जुलाई से खवातीन को स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे। पहले मरहले में 40 लाख खवातीन को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ ही उनको 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट भी दिया जाएगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इतने चालाक हैं कि वो किसानों को सालाना 3 किश्तों में 6,000 रुपए की इमदाद देते हैं, फिर भी मोदी जी मार्केटिंग में माहिर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कानूनी निजाम के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी को घेरा है। दिल्ली में एलजी की तरफ से पुलिस के साथ मीटिंग बुलाए जाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में आज जंगल राज है, कानूनी निजाम हमें सौंप दे, हम इसे सबसे महफूज शहर बनाकर दिखाएंगे। सीएम केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। तो दिल्ली के कानूनी निजाम को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से एलजी पर निशाना साधने को लेकर मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है मीनाक्षी लेखी का, आइए आपको सुनवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। पंजाब में जहां इनकी सरकार है, देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर है, वहां की स्थिति ठीक कर लें। और 40 एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं। और इनके कॉर्पोरेटर दिल्ली राइट्स, दिल्ली दंगों के अंदर, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो जिन्होंने अंकित नाम के आईबी अफसर की हत्या की थी वो हो, वो सब कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और शायद
इनके जब उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार अपराधी गतिविधियों में ईडी की चपेट में या अन्य चीजों में जेल जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए शायद ये चाहते कि आप कानून व्यवस्था इनके हाथ में हो। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गुज़िश्ता रोज उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आप पार्टी के टिकट पर म्युनिसिपल इलेक्शन जीतने वाले चेयरपर्सन और काउंसलर के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग पर सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी है, उनको सिर्फ झगड़ा और नफरत करना आता है। दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री को धीरे धीरे आवाम पहचान रही है। पीएम मोदी के जुल्म का अंत होगा। यही नहीं, संजय सिंह ने पीएम मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मिस्र में जाकर मुसलमानों को गले लगाते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी अच्छी मस्जिदें बनी हुई हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी गले लगाइए। तो मैं तो इसको भारतीय झगड़ा पार्टी मानता हूँ। झगड़ा कराने का काम ये लोग करते हैं और अमेरिका की यात्रा, मिस्र की यात्रा से भारत को क्या मिला, क्या निकल कर आया, उसका भी मूल्यांकन करने की 2024 के चुनाव को लेकर मोदी सरकार जो है सोशल मीडिया के नया एक्ट लेके आ रही है, क्या कहें? देखिए, कल आपातकाल का दिवस था तो भाजपा काला दिवस मना रहे थे। मैंने कहा इनको अपना दिवस मनाना चाहिए। इन्होंने भी देश में आपातकाल लगा दिया है। सोशल मीडिया पे बैन लगाना, विपक्ष के नेताओं पे फर्जी मुकदमे करके जेल में डालना, यही काम है इनका। लेकिन जब जुर्म बहुत बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका अंत होता है और मोदी जी के जुर्म का अब अंत होगा, उनके अन्याय और अत्याचार का अंत होगा। उनकी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है, उस पार्टी को धीरे धीरे लोग पहचान चुके हैं। और देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में इतने सारे माध्यम हो गए हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया में ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इन माध्यमों के जरिए लोग अपनी बात पहुंचाते हैं और अब 10 मिनट के अंदर कोई भी आपकी बात पूरे देश के हर हिस्से में पहुंच सकती है। इसलिए इन सब रोक लगाने से काम बनेगा नहीं और सबको इकट्ठा होकर ये सोचना पड़ेगा कि क्या इन नफरत फैलाने वाले लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है, क्या आपको रोजगार मिल सकता है, महंगाई मिल सकती है, फसल का दाम मिल सकता है, और अगर नहीं मिल सकता तो इनको मिल के हटाइए सब। उन्नाव में था तो एक पत्रकार के ऊपर वहाँ गोली चली। आपने देखा पिछले दिनों एक अपराधी को ये कह के कि साहब अपराधी है, उसको मार दिया कोर्ट के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोर्ट कचहरी बंद कर दो। अगर आपको बंदूक की नोक पे ही सारा फैसला करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, जिसको मन में आए गोली मारते रहिए ऐसे।